नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। बीआरओ की वैकेंसी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अपडेट और न्यूज नोटिफिकेशन हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकें। दोस्तों, ग्रुप की ये वैकेंसी है, यानी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की। ओनली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं एक एक करके पॉइंट्स पर। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ सीटें कितनी कितनी है, किस पद के लिए वैकेंसी होनी है। जनरली मैं आईटीआई वालों के लिए बात करूंगा इसमें, तो सबसे पहले मैं आईटीआई होल्डर्स के लिए बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यहाँ पर सीटें हैं और कुल 30 सीट है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। एज पर रिजर्वेशन सीटें रिजर्व भी है। ईडब्ल्यूएस को 3, ओबीसी को 16, एससी को 7 और एसटी को 4 सीट यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है, ध्यान रखें। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये वैकेंसी बैकलॉग वाली वैकेंसी है, यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई नई सीटें इसमें सैंक्शन नहीं की गई। सो अनरिजर्व के लिए नहीं, ये रिजर्व कैटेगरी की जो सीटें खाली रह गई थी वो है। पिछली वैकेंसी में रिजर्व कैंडिडेट जब नहीं पहुंचते हैं तो वो सीटें खाली रह जाती है और बाद में या तो नई वैकेंसी के साथ ऐड होकर आती है या फिर बैकलॉग के लिए अलग से भी वैकेंसी आ सकती है, जैसे कि ये आई है। इसलिए केवल अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वेल्डर के लिए है तो नई वैकेंसी है, क्योंकि वेल्डर वालों के लिए यहाँ 24 सीट है, आप देख पा रहे होंगे। और 24 में से अलग अलग कैटेगरी के लिए देखो 12, 7, 3 और 2 ये वेल्डर वालों के लिए यहाँ पर है। आइए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+ आईटीआई ही है, यानी मैट्रिक, और उसके अलावा आपने आईटीआई किया हो। आईटीआई में 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखा है इन्होंने, ये इलेक्ट्रीशियन से अलग ट्रेड होती है, ध्यान रखना। इसमें केवल व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स के बारे में ही जानकारी दी जाती है। तो आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। यानी इलेक्ट्रीशियन और ऑटो इलेक्ट्रीशियन दोनों एलिजिबल रहेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख दिया इन्होंने इलेक्ट्रीशियन क्लास 2 कोर्स, यानी ये भी अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर से ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अवसर नहीं आते हैं बार बार, क्योंकि हर जगह ऑटो इलेक्ट्रीशियन वालों को नहीं लेते। तो यदि आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन स्पेशलिस्ट है, मतलब उसी से आईटीआई किया हुआ है, देन आप फॉर्म अप्लाई जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार या सुनहरा अवसर है। वहीं अगर वेल्डर वालों के लिए एग्जाम्पल दे दिया जाए तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग में वेल्डर में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। आइए ज़रा आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 18 से 27 वर्ष की एज रखी गई है, और मैं हमेशा बताता आया हूँ कि ये जो एज होती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट होती है। जैसे इसमें ओबीसी को 3 वर्ष की है और एससी एसटी को 5 वर्ष की है। फिजिकली हैंडीकैप्ड और वो जितने भी हैं उन सबको एज पर रिजर्वेशन इसमें छूट दी गई है, तो एज पर रिजर्वेशन छूट सबको मिलेगी। लेकिन 18 से 27 वर्ष ये बड़ा क्राइटेरिया रहता है, जिसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आ सकते हैं कैंडिडेट। ये देखिए एज पर रिलैक्सेशन छूट क्या क्या मिलेगी, तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं मिलेगी, एससी एसटी को 5 वर्ष की और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, शायद ज़्यादा समय देने की ज़रूरत इसको है नहीं।
आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। और बता दूं आपको कि ये पूरी डिटेल पीडीएफ अवेलेबल है, आप ऑफिशियल वेबसाइट बीआरओ की वहाँ से भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी आप electricalvk.net से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पर भी आपको ये मिल जाएगी और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे भी ले सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीज़ें हैं, सबसे पहला रिटन एग्जाम है और उसके बाद में प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं वो भी होना है। ठीक है, प्रैक्टिकल बोल सकते हो या ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो, जो कि आजकल सब में होता है, कई जगह इसको स्किल टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम जो होगा इसके लिए फिलहाल के लिए इन्होंने कोई टाइम टेबल और वो नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर सीट पर होगा, रिटन एग्जाम होगा, ध्यान रखें, और पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ड्यूरेशन 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में रहेगा। फुल सिलेबस है, वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा क्या रहेगा। रिटन एग्जाम होगा, ये ध्यान रखें, ऑनलाइन नहीं होगा, ब्लू और ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हैं, पेंसिल अलाउ नहीं होगी। मिनिमम पास मार्किंग स्कोर ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% है, एससी एसटी के लिए 40% है। और उसके बाद में ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट लागू होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा, 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में रहेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे वो फिलहाल इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, और ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे। ओएमआर होगा, ओएमआर सीट आपको भरनी होगी। आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम का सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्या क्या चीज़ें आएगी देखो, वायरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हाउस वायरिंग, यानी घरेलू वायरिंग के साथ सभी प्रकार के उपकरण और वाहन जो होते हैं उनकी वायरिंग सर्किट आपको आना चाहिए। बैटरी चार्ज कैसे करते हैं ये तरीका आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिकली सीखते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो वर्कशॉप में होगी आपको उनका मेंटेनेंस आना चाहिए। क्या किया जाता है, जनरली मोटर में बेरिंग होती है, उसमें ग्रीस करते हैं या फिर बेरिंग रिप्लेस करवाते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। समय समय पर उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस आनी चाहिए, तो ठीक है, डीसी थ्योरी और उनमें से ज़्यादा आएगा। मेजरिंग और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, मल्टीमीटर, मेगर, ये 2 सबसे ज़्यादा आते हैं। और मोटर जनरेटर के बारे में होना चाहिए और जनरल नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज कहाँ का होना चाहिए ये नहीं लिखा, तो ओवरऑल इंडिया का ही होगा, क्योंकि इंडिया लेवल की नौकरी है तो उसी हिसाब से आपसे चीज़ें पूछी जाएगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं इसमें। यानी कुल मिलाकर ये आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, ये 7 पॉइंट आपको तैयार करने हैं, बस आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ में सब डिटेल है, आप किसी और ट्रेड का अगर देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए सिलेबस जारी कर रखा है इन्होंने। क्या करवाएंगे, मेकिंग ऑफ जॉइंट, फिक्सिंग ऑफ स्विच बोर्ड, स्विचेज, एमसीबी, यानी जॉइंट लगाना आना चाहिए तारों में, स्विच बोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिक्स कैसे करेंगे, कहाँ लगाएंगे, एमसीबी कैसे लगाते हैं ये भी आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ व्हीकल इक्विपमेंट और प्लांट, यानी व्हीकल के इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स क्या है, कैसे, मतलब जैसे हेडलाइट है तो उसके कनेक्शन कहाँ से है, किसके थ्रू है, मतलब उसको पहचान करनी, सर्किट पहचानना जरूरी होता है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी प्लास कौन सा है, पेचकस कौन सा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइड कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर क्या है, क्रिम्पिंग टूल क्या है, चीजल, रेती, ये सब आपको उस वर्कशॉप में मिलेगी, है ना, वर्कशॉप में ही होनी है पोस्टिंग, तो सारी डिटेल आपको इसकी वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेंटर कहाँ आएगा प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट के लिए और रिटन टेस्ट के लिए, तो ये जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे ग्रिप सेंटर पुणे में होंगे, ध्यान रखें। ठीक है, अलंदी रोड डीगी कैंप है पुणे, यहाँ आपको जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, और
यहीं आपका प्रैक्टिकल, रिटन, सारे टेस्ट वगैरह जो है वो यहीं होंगे। ठीक है। क्या रह गया? हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस रह गई भाई। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से 50 रुपये ली जाएगी, बाकी सभी जो है वो फीस से मुक्त रखे गए हैं। फीस पे करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, आपको यहाँ ऑनलाइन पे करना होगा। ये यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल पर आपको जाना होगा। ये यूआरएल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ ही फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये रहा हाउ टू अप्लाई। तो मैं बता दूं, फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना है, और जब ऑफलाइन आप फॉर्म भेजेंगे तो उस पर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो उनको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, फिर कैटेगरी लिखनी है अपनी आगे, और उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन 10+ ITI वो इसमें लिखना है, और 45 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। कौन सी जगह पर पहुंच जाना चाहिए माय डियर? ये रहा आपके सामने, कमांडेट ग्रीप सेंटर, डिग्गी कैंप, पुणे 411015। यहाँ 45 दिन के अंदर अंदर आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, 4 दिन में 3 दिन में पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये है फॉर्म अप्लाई करने का तरीका। और बात कर लेता हूँ दोस्तों पे स्केल की। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों को लेवल 2 में रखेंगे, 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा। दोस्तों ये थी बड़ी बातें इस भर्ती की। आई होप सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसे पूरा पढ़ें, एक एक पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, एक नया वीडियो उसके लिए बना दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए।